देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 279 और आज हमारे बीच में है आदरणीय मनोज शर्मा जी, जो उससे पूर्व भी कई विषय ले चुके हैं। और आज आपका जो विषय है वो है पात्रता का विकास, क्योंकि व्यक्ति के लिए तीन चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है: पात्रता, पवित्रता, प्रामाणिकता। तो आप एक पात्रता ले रहे हैं। अब आदरणीय एससी सिंह साहब से निवेदन करते हैं, जो कि एड सेंटर में डिप्टी जनरल मैनेजर हैं, एडिशनल जनरल मैनेजर हैं। आज दो शब्द आदरणीय मनोज जी के लिए कहें। आदरणीय सिंह साहब। आज का जो विषय है पात्रता का विकास अर्थात कैपेसिटी बिल्डिंग। हर व्यक्ति आज चाहता है कि जो भी वो काम कर रहा है उसमें वो शक्ति की वृद्धि करे, अपनी पात्रता का विकास करे, क्योंकि पात्रता के अनुरूप ही उसको सब कुछ मिल सकता है और ज्यादा से ज्यादा पाने के लिए हमको पात्रता का विकास करना ही पड़ता है। तो वही हमारा संकल्प भी होता है। और क्योंकि आज 279 क्लास अब मान के चले कि हम लोग 9 महीने पूरे कर चुके हैं और दहाई के महीने में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। एक हफ्ता ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और बड़ी तीव्रता से हमारे सभी वरिष्ठ जन अपना अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। और आज के जो वक्ता हैं, मुख्य वक्ता, हम सभी के बहुत पुराने और बहुत ही अनुभवी आदरणीय मनोज शर्मा साहब हैं और आज की जो आवश्यकता है उसके अनुसार सब्जेक्टों का चयन करते हैं विशेष रूप से, क्योंकि वो प्रोफेशनल एक मोटिवेटर भी हैं। और आज के समय में व्यक्तिगत रूप में या व्यावसायिक रूप में किस चीज की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है उस पर उनका अपना अनुभव बहुत ही प्रभावी ढंग से रखते हैं। इससे पहले भी एक दो कक्षाएं जो हम अटेंड किए हैं, व्यक्तिगत और व्यवहारिक उत्कृष्टता, पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सेलेंस तो कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस पर भी इनकी कक्षाएं हो चुकी हैं। और एक जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है उसके डिफरेंट डायमेंशंस, 5 आयाम मानवीय व्यक्तित्व के, इस पर भी कक्षा जो लिया था आपने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से और एक पीपीटी के माध्यम से, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाने से कैसे हमारी रुचि क्रिएट होगी, तो विषय भी बहुत गंभीर रहता है और पढ़ाने का जो तरीका आपका बताने का है वो एक शिक्षक जैसे बताता है, उसी तरह से अगर हम ध्यान दे करके उसको समझने का प्रयास करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपके अनुभव को हम लोग सीधे अंतःकरण में उतारने में सफल होंगे। तो हम चाहेंगे कि ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आज का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटी बिल्डिंग, पात्रता का विकास, हम इनवाइट करेंगे सीधे आदरणीय मनोज शर्मा साहब को, वो अपने अनुभवों को साझा करें और हम सब इससे लाभान्वित हो। थैंक यू। धन्यवाद सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर द काइंड वर्ड्स। मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस शब्दों के अनुरूप अपने आप को स्थापित कर सकूं और साबित कर सकूं। सभी उपस्थित स्वजनों को प्रणाम, आभार, अभिवादन, स्वागत। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित सभी स्वजनों को आभार व्यक्त करते हुए प्रार्थना करता हूं कि गायत्री मंत्र के भावार्थ को अपने चिंतन मनन में रखते हुए उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हम सब की बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित करें। इस भाव के साथ सहस्वर गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पात्रता का विकास। पात्रता क्या है और उसका विकास के हम क्यों
उसको विकसित करना चाहते हैं। तो परिवर्तन के संदर्भ में हम इसको लेते हैं। परिवर्तन दो तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तो जो जन्म और मृत्यु के बीच परिवर्तन, हर प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है जब से मनुष्य जीवन जन्म लेता है और जब मृत्यु पर्यंत। और दूसरा परिवर्तन पाषाण युग से 21वीं शताब्दी तक, आज तक, अभी तक का जो सफर है, उसमें जो परिवर्तन नित्य प्रति प्रकृति के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं। तो परिवर्तन के संदर्भ में जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति या संगठन की परिवर्तन को प्रभावी ढंग से एक्सेप्ट करना, एब्सॉर्ब करना। सो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन उस चेंज को कैसे एक्सेप्ट करती हैं, कैसे एब्सॉर्ब करती हैं इफेक्टिवली, इसका अध्ययन करते हैं। और इंडिविजुअल लेवल पर वो व्यक्ति इस परिवर्तन को, चेंज को कैसे एब्सॉर्ब करेगा, और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर इस परिवर्तन को ऑर्गेनाइजेशन या वह संगठन किस तरीके से इंप्लीमेंट करेगा। कैपेसिटी refers to what a person can do in a standardized controlled environment. Why we say standardized control environment? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी संगठन में कार्यरत होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो रूल्स, रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका उसको पालन करना होता है। तो ये पात्रता के बारे में, जब कैपेसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आजकल जो मॉडर्न मैनेजमेंट के जो बुक्स हैं उनके अंदर कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस, हालांकि तीनों अलग अलग हैं परंतु इंटरचेंजेबली कई बार यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले हम पात्रता को समझने का प्रयास करते हैं कि पात्रता है क्या। पात्रता एक्चुअली एक पात्र की होती है। पात्र कहते हैं कंटेनर को। कंटेनर मीन्स एक वेसल, एक बर्तन जिसकी पात्रता, जिसकी क्षमता, इसी उसकी कैपेसिटी होती है। जैसे 10 लीटर की बाल्टी या 15 लीटर की बाल्टी। तो ये जड़ प्रकृति से संबंधित है। अगर मुझे अपनी 10 लीटर की बाल्टी की क्षमता को बढ़ाना है तो क्या यह संभव है? निश्चित रूप से नहीं। मुझे उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, 10 लीटर की बाल्टी की जगह 15 लीटर की बाल्टी लानी पड़ेगी। परंतु ह्यूमन लाइफ के संबंध में जब हम पात्रता की बात करते हैं तो अगर हम मनुष्य को पात्र, एक कंटेनर की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, तो क्या वहां पर हम क्या कहते हैं कि उसकी जो पात्रता है वास्तव में उसकी एलिजिबिलिटी या उसकी योग्यता से संबंधित है। क्या मतलब हुआ योग्यता का? जैसे आजकल इलेक्शन का समय चल रहा है, तो इस इलेक्शन के दौर में वोट डालने की पात्रता क्या है? वोट डालने की पहले एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या है? 18 वर्ष की उम्र। इसी तरह बहुत सारे जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी के, बैंक्स के, उनके अंदर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निश्चित होता है कि इस उम्र के, इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के व्यक्ति ही, स्टूडेंट्स ही उसमें अपियर हो सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए भी आपको योग्यता की जरूरत है कि 18 साल की उम्र होनी चाहिए, एक टेस्ट पास करना चाहिए। तो इस तरीके से हम ह्यूमन लाइफ के जीवन, मानव जीवन के संदर्भ में देखते हैं, तो इसका मतलब है योग्यता। तो योग्यता का विकास, हम जो हमारा विषय हम यहाँ पे ले रहे हैं वो योग्यता का निर्माण एवं विकास। तो विकास ही नहीं करना है, निश्चित रूप से उसे पहले निर्मित करना है, निर्माण करना है, फिर उसका निरंतर विकास करना है। तो पात्रता विकसित करने का अर्थ क्या है? पात्रता विकसित करने का अर्थ है स्वयं को साधना, यानी कि अपने आप को, स्वयं को साधना, डिसिप्लिन करना। इसकी आवश्यकता क्या है? पात्रता की आवश्यकता क्या है? अनिवार्यता क्या है? तो पात्रता एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस संदर्भ में हम एक कहानी है, हमारे शास्त्रों में एक कहानी का मिलता है, राजा उदावर्त और महर्षि कणाद की कहानी। राजा उदावर्त अपने मंत्री को साथ लेकर बहुत सारे रत्न और आभूषण लेकर महर्षि कणाद के आश्रम में जाते हैं। उनको भेंट स्वरूप, अभिवादन के बाद उनको भेंट स्वरूप बहुत सारे रत्न और आभूषण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हे महर्षि, आप मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए, ब्रह्म विद्या का ज्ञान दीजिए। तो महर्षि कणाद
उनसे कहते हैं कि राजन, मुझे इन उपहारों का, इन रत्नों का मुझे कोई मोह नहीं है, ना मुझे कोई इनकी आकांक्षा है। यदि आप ब्रह्म विद्या को जानना चाहते हैं और उसके बारे में सुनना चाहते हैं, तो आपको 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। राजा उदावर्त उदासीन होकर वापस चले आते हैं, बहुत बहुत ही क्षुब्ध हैं, बहुत ही दुखी हैं, और रास्ते में वो बहुत कुछ अपनी उस अवसादित अवस्था में महर्षि कणाद के विषय में भी कुछ अपशब्द बोल देते हैं। उनके मंत्री द्युतकीर्ति उनको बताते हैं, समझाते हैं कि हे राजन, महर्षि ने आपसे 1 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा है। इसमें 2 बातें हो सकती हैं कि एक तो महर्षि आपकी ब्रह्म विद्या के प्रति उत्कंठा या जिज्ञासा को नाप के को जानना चाहते हैं कि कितनी उत्कंठा है आप में, और दूसरा यह एक अनिवार्य आवश्यकता भी हो सकती है कि ब्रह्मचर्य का पालन 1 वर्ष तक किया जाए, तभी आपको ब्रह्म विद्या दी जाए। ये योग्यता भी हो सकती है, ये पात्रता भी हो सकती है। तो आप इसके लिए इतने क्षुब्ध ना हो, और 1 वर्ष का पालन करने, 1 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद महर्षि के पास पुनः जाएं, तो आपको ये अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अपने मंत्री द्युतकीर्ति की बात सुनकर राजा उदावर्त को संतोष होता है, और वो उस संतोष में 1 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद पुनः महर्षि कणाद के आश्रम में जाते हैं। अभिवादन के पश्चात उनको पुनः रत्न और आभूषण समर्पित करते हैं। इस बार महर्षि कणाद स्वयं उठकर राजा उदावर्त को अपने गले लगा लेते हैं और उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं, ब्रह्म विद्या के बारे में उनको ज्ञान देते हैं। राजा उदावर्त पूरा ज्ञान सुन लेते हैं। जब उसके बाद जब चलने लगते हैं, तो महर्षि कणाद उनसे कहते हैं कि हे राजन, किसी भी व्यक्ति को पात्रता जीवन में अनिवार्य है, और उस व्यक्ति को पात्रता धारण करने के लिए, पात्रता का प्राप्त करने के लिए इन गुणों का समावेश जरूर उसको करना चाहिए। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, प्रेम, निष्ठा, धैर्य, जिज्ञासा, एकाग्रता, विनम्रता, निर्मलता, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, चरित्रनिष्ठ, ये सब गुण पात्रता विकास में सहायक होते हैं। यदि किसी व्यक्ति में ये गुण आ जाते हैं, तो वह व्यक्ति अपने पात्रता को विकसित कर लेता है। तो पात्रता हम ये समझ में आ रहा है कि पात्रता विकसित करने का अर्थ है स्वयं को साधना, और जो महर्षि कणाद ने जो गुण बताए हैं, वो गुण भी हमें अपने लिए ही अपने आप को इम्प्रूव करने में और अपने आप को सुधारने में, अपने आप को उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि व्यक्तिगत उत्कृष्टता, पर्सनल एक्सीलेंस एनकम्पासेस द प्रोफेशनल एक्सीलेंस। जो मनुष्य व्यक्तिगत रूप से उत्कृष्ट होगा, जो जितना सधा हुआ होगा, उसकी प्रोफेशनल लाइफ, व्यावसायिक एक्सीलेंस भी उतनी ही बड़ी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो अपने आप को साधना, निर्माण करना का मतलब क्या है? उन गुणों को अपनाना और विकसित करना जो कार्य क्षमता में, प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार करते हैं और सफलता की ओर ले जाते हैं। तो ऐसे कौन से गुण हैं जो व्यक्ति के अंदर होने चाहिए? फोकस्ड, अपने लक्ष्य के प्रति सजग, सिंसियर, हार्ड वर्किंग, टाइम मैनेजमेंट, समय संयम को अपनाते हुए, एंड रेडीनेस का मतलब है यहाँ पर कि कार्य को शीघ्र निपटाना, दीर्घ सूत्रता अर्थात प्रोक्रेस्टिनेशन ना करना, कार्य को करने में टाल मटोल ना करना। तो ये कुछ गुण हैं जो व्यक्ति के कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग करते हैं। प्रोफेशनल एक्सीलेंस, प्रोफेशनल कैपेबिलिटी के लिए, प्रोफेशनल कैपेसिटी के लिए व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए? उसके अंदर उसको उस विषय की नॉलेज और स्किल्स होने चाहिए। बिजनेस कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए।
इफेक्टिवनेस यानी डू द राइट थिंग्स, एंड एफिशिएंसी डूइंग द थिंग्स राइट, दोनों क्षमताएं उसके अंदर होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, जो एक सोल्यूशन चला आ रहा है, नए सॉल्यूशंस को ढूंढना, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमेशा प्रॉब्लम्स के ऊपर ही कंसंट्रेट ना करना, सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना, ये एक बहुत ही एक गुण है जो प्रोफेशनल्स में होना चाहिए। मैनेजिंग स्ट्रेस, मैनेजिंग स्ट्रेस, आज के युग में मैनेजिंग स्ट्रेस एक ऐसा शब्द हो गया है जो गाहे बजाए सभी लोग कहीं ना कहीं यूज करते रहते हैं। स्ट्रेस अपने आप में शायद इतना घातक नहीं है जितना स्ट्रेस शब्द का उच्चारण घातक है। जैसे हम कहते हैं स्ट्रेस में है, पता नहीं कितनी देर में तो कितने सेल्स बॉडी के टूट चुके होते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, मैनेजिंग स्ट्रेस। अब ये मैनेजिंग स्ट्रेस क्यों होता है, इसको कैसे मैनेज करेंगे? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक्चुअली हमारे शरीर की एक प्रतिक्रिया है जो हमें ये बताती है कि जो हमारे सामने चैलेंज है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो पर्याप्त, चैलेंज ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है और हमारे रिसोर्सेज कम है, तो हमारा शरीर एक प्रकार की प्रतिक्रिया देता है, उसकी तरफ हमें इंगित करता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना चाहिए, टाइम को, अपने मैन मटेरियल, मनी आदि को एक संगठित रूप में करके और उस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। अब अक्सर क्या होता है कि जब भी हम कोई चैलेंज देखते हैं, चैलेंज हमारे सामने आता है, कोई भी मुसीबत आती है या कोई तो उस चैलेंज के सामने हम क्या करते हैं? दो तरह की हमारे सामने विकल्प होते हैं कि हम क्या करते हैं। तो एक विकल्प तो है कि हम एकदम स्ट्रेसफुल अवस्था में आ जाएं, एंजाइटी में आ जाएं और अल्कोहल की शरण ले लें या ड्रग्स की शरण ले लें। और दूसरा है कि उस मैं गायत्री मंत्र को जपने लगूं या गायत्री मंत्र का सहारा लूं। अब आप कहेंगे कि साहब इन दोनों से वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? मैं आपकी बात को पूरी तरह से मानता हूं, बिल्कुल निश्चित आप सही कह रहे हैं कि इन दोनों ही तरीकों को अपना से मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान होगा क्रियान्वयन से। जब मैं उस समस्या के प्रति एक निश्चित रूप से एक शक्ति के साथ, एक बल के साथ, अपनी बुद्धि के साथ कार्यरत रहूंगा, उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। परंतु गायत्री मंत्र करने से या स्पिरिचुअलिटी अपनाने से या स्पिरिचुअल संबल लेने से क्या होगा कि मुझे उसके लिए शक्ति भी मिलेगी और रास्ता मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। परंतु यदि मैं उस अल्कोहल और ड्रग को मैं अपनाता हूं तो उससे क्या होगा? उससे तो बिल्कुल कुछ मिलना ही नहीं है, मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो ये स्ट्रेस को मैनेज करना भी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल एक्सीलेंस का एक तरीका है। तो कार्य क्षमता को इनको बताने के लिए जो मॉडर्न मैनेजमेंट में जो कंसल्टेंट्स जनरली यूज करते हैं, वो 3 प्रकार के मेथड्स को यूज किया जाता है जो बड़ी संस्थाओं में जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट कंपनीज हैं यूज करती हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। उसमें पहला 3 डोमेन के ऊपर वो विचार करती हैं और 3 मनुष्य के 3 डोमेन्स को वो उनको संबोधित करती हैं। पहला डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, जिसके अंदर उसकी नॉलेज एक्विजिशन यानी कि उस कार्य के प्रति ज्ञान प्राप्त करना, ट्रेनिंग दी जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में उनको सिखाया जाता है। तो ये कैसे होता है? ये इसके डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन के थ्रू इस कार्य को अंजाम दिया जाता है। इस कॉग्निटिव डोमेन को संबोधित किया जाता है, डेवलप किया जाता है। दूसरा है बिहेवियरल डोमेन, और इसको कैसे करते हैं? ये एक्चुअली क्या होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्रोसीजर्स, यानी डिपार्टमेंट में आप किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो डोमेन, जो सिस्टम, प्रोसीजर्स, ऑपरेशंस, रूल्स जो आपके लिखे हुए हैं, जो टेक्निक्स आपको बताई गई हैं, मेथड्स आपको बताए गए हैं, उनका आप किस तरीके से यूज करते हैं। और उसके बाद में डेविएशन एनालिसिस करके ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति किस तरीके से उसको अपना रहा है और किस तरीके से उसमें वो काम कर रहा है। और तीसरा डोमेन है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है इट इज रिलेटिंग टू मूड्स, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल।
तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि इंडिविजुअल के दृष्टिकोण और उसके इमोशंस को और उसके प्रेफरेंसेस को उसके रुझान के अनुसार बदल के उसकी शक्ति को रूपांतरित करके, ट्रांसफॉर्म करके, उसकी पात्रता को विकसित करके और उसको हम नए कार्य में लगा सकते हैं। और ये पॉसिबल होता है जब हम मनुष्य अपने सेल्फ डिस्कवरी करता है और अपने ये देखता है कि मैं किन चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहा हूं और किसको मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। सो सेल्फ डिस्कवरी एंड द इन्फ्लुएंसिंग, मैं किसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूं और कौन मुझे इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो हम जो ज्यादातर बात करेंगे आज अपने इस सत्र में, हम अफेक्टिव डोमेन के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि ये इस वाले डोमेन को तो हमारे पास डाटा नहीं है, तो हम इसको एक्चुअल डेविएशन नहीं चेक कर सकते। और कॉग्निटिव हम ये मान के चल रहे हैं कि उस जो भी है मनुष्य के पास में, वो जो नॉलेज उसके पास ऑलरेडी है और वो उस काम को करने की स्किल्स उसके पास है। मनुष्य सफलता प्राप्त करना चाहता है, निरंतर प्रयासरत रहता है और अधिक से अधिक पाने की उसकी इच्छा, अधिक से अधिक पाने की उसकी लालसा, उसकी डिजायर, उसको इस बात के लिए ये मेटेरियलिस्टिक थिंकिंग उसके अंदर जो डेवलप हो जाती है, उसमें क्या होता है, इस चित्र में आप देखेंगे कि जो बुद्धि है वो मन के कंट्रोल में है और मन जो है वो सेंस ऑर्गन्स यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां उनके कंट्रोल में है। तो ये जो हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है इस मेटेरियलिस्टिक थिंकिंग में, क्या हो रहा है कि बुद्धि के ऊपर मन का कंट्रोल है और मन के ऊपर ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स का कंट्रोल है। योगेश्वर कृष्ण गीता में कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि जब मनुष्य के अंदर अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः, अज्ञानता का आवरण, आवृत ज्ञान के ऊपर अज्ञान का आवरण आ जाता है इस सेंस ऑर्गन्स के कारण, जिसकी वजह से आंतरिक ज्ञान का अभाव हो जाता है और मनुष्य सत्य को नहीं पहचान पाता। तो ऐसी समय पर क्या करना चाहिए, पात्रता विकास के लिए उसे स्पिरिचुअलिटी की शरण में जाना चाहिए। जब ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रादुर्भाव होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तो हमारे साथ में हमारी स्थिति क्या हो जाती है कि सेंस ऑर्गन्स जो जो हमारे 5 घोड़े हैं, इनको मन रूपी लगाम में कसे हुए हैं और इस लगाम को ऋतंभरा प्रज्ञा, एनलाइटेड इंटेलेक्ट ने पकड़ रखा है। तो जब मनुष्य को ये ज्ञान हो जाता है कि ये मैं सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो मेरे मास्टर नहीं, मेरे सेवक हैं, तो वह उसके लिए तो योगेश्वर कृष्ण आगे कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः, यानी कि जीव भ्रमित है क्योंकि उसका आंतरिक ज्ञान अज्ञानता से आच्छादित है, परंतु जिनका विश्वास गहरा होता है, जो श्रद्धावान होते हैं, वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके, संयते इंद्रियः, इंद्रियों को संयत करके, नियंत्रित करके निरंतर अभ्यासरत रहते हुए दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो दिव्य ज्ञान से क्या होता है कि हमारी जो पात्रता है वो विकसित होती है। कैसे होती है? देखिए, ये मनुष्य है, ये उन्नति और प्रगति करना चाहता है, ये ऊंचा उठना चाहता है और अपना उत्थान चाहता है और प्रगति भी करना चाहता है। परंतु जब ये अपनी उन्नति और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता है, तो इसको कहीं ना कहीं पर इसको कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इसे पतन के गर्त में ले जाती हैं, जो इसके डाउनफॉल की तरफ इसको ले जाती हैं या इसको ड्रैग करती हैं, इसकी प्रगति में रुकावट पैदा करती हैं और इसको प्रतिरोध पैदा करती हैं इसकी प्रगति में। ये कोई इसमें आप बिल्कुल आप इसको समझिए, हम यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी को हम देखते हैं साइंस ऑफ सोल के रूप में, आत्मिकी के रूप में। तो इसमें इसके जो सिद्धांत हैं वो तो हमें उठाने के लिए ऋतंभरा प्रज्ञा
और निर्क्षीर विवेक हमें प्राप्त करना होता है। परंतु यहाँ पर हम समझने के लिए कुछ भौतिकी का सहारा लेते हैं। भौतिकी के अंदर कुछ ऐसे नियम हैं, भौतिकी मतलब फिजिक्स, साइंस ऑफ मैटर। साइंस ऑफ मैटर के सिद्धांतों को थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं। हम सबको पता तो है, थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं। एक सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स उसके साथ काम करता है, जो उसको प्रतिरोध, जो गतिरोध पैदा करता है। यदि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो लॉ ऑफ मोशन कहता है कि वो वस्तु थोड़ी देर में रुक जाएगी। तो यानी कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन या फ्रिक्शन का फोर्स उसको बैलेंस किए रहता है। इसी तरह से जब हम किसी पत्थर को एक धागे में बांधकर घुमाते हैं तो वह पत्थर एक निश्चित केंद्र पर और एक परिधि के अंदर घूमता रहता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। और जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, आकाश की तरफ फेंकी जाती है, तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वापस पृथ्वी पर आ जाती है, अनलेस एंड अनटिल कि वह वस्तु एस्केप वेलोसिटी से भेजी जाए। यदि वह वस्तु एस्केप वेलोसिटी से ऊपर छोड़ी जाएगी तो वह व्यक्ति के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को से बाहर निकल जाएगी, जैसे हम रॉकेट छोड़ते हैं या सैटेलाइट छोड़ते हैं। तो ये उन्नति, उत्थान करने के लिए और प्रगति करने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को शक्ति चाहिए। शक्ति जो है वो मनुष्य कहां से प्राप्त करता है और उसको शक्ति कैसे प्राप्त होगी आगे बढ़ने के लिए और उत्थान कर? तो उत्थान करना है, अपने चरित्र का निर्माण करना है, ये हार्ड वर्क और हमारा जो रिफाइंड कैरेक्टर है, समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी, हमारी शालीनता, सहकारिता, ये कुछ ऐसे गुण हैं जो हमें ऊंचा उठाते हैं। और प्रगति करने के लिए हार्ड वर्क, क्योंकि सक्सेस विदाउट एफर्ट्स तो हमेशा या शॉर्टकट अपना के जो भी प्राप्त किया जाता है वो बहुत दिनों तक रुकता नहीं है। जो हमें रेजिस्टेंस पैदा करते हैं वो रेजिस्टेंस हमारे फिजिकल हेल्थ है, हमारे विचार हैं जो हमें रोकते हैं, लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है हमारा जो हमें ड्रैग करता है, जो हमारे प्रतिरोध बढ़ाता है, और हमारी जो कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत, लेजीनेस, रॉन्ग एटीट्यूड एंड इल टेंडेंसीज, रॉन्ग एटीट्यूड एंड इल टेंडेंसीज कुछ ऐसी वृत्तियां हैं जो हमें उत्थान के मार्ग से पतन के मार्ग की ओर ले जाती हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा आगे देखते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ें और किस तरह से हम इसको। तो शक्ति की जब हम बात करते हैं तो शक्ति, हमें पावर चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो पावर को हम तीन तरीके से देखते हैं: इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। विल होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, लेकिन ये इच्छा जो है वो डिजायर होनी चाहिए। पुरुषार्थ चतुष्टय का तीसरा चरण है काम, डिजायर जो है वो हमें प्रेरित करती है कार्य करने के लिए। वह हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी इच्छा को, अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन करते हुए, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का आकलन करते हुए और अपने हमारे पास क्या अवेलेबल है उन रिसोर्सेज की पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, हम अपनी एक डिजायर पैदा करते हैं। वो डिजायर कैसी होनी चाहिए? इतनी इंटेंस होनी चाहिए, जैसे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम कहते थे कि वो डिजायर ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको सोने ना दे, इतनी जो आपको रेस्टलेस कर दे। जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें तब तक वो आपको सोने ना दे। तो ऐसी इंटेंस विश नहीं होनी चाहिए। विश क्या होता है? विश तो सिर्फ एक इच्छा, ऐसी इच्छा होती है कि मुझे ये चीज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। वो मिल जाए, बस मुझे कुछ करना ना पड़े, वो मुझे मिल जाए तो मुझे जो हैप्पीनेस हो जाएगी, या मैं उसको एक्वायर कर लूंगा तो मुझे खुशी प्राप्त होगी। तो इस इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति किस तरह से होती है? जो हमारी इच्छा शक्ति है वो हमें वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। ज्ञान शक्ति हमें कार्य प्रबंधन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशलता प्रदान करती है। और क्रिया शक्ति जो है वो हमें दृढ़ता से कंटिन्यूअसली एफर्ट करने के लिए, परसिवियरिंग मैनर, निरंतर सतत अभ्यास के लिए प्रेरित करती है। अब इन तीन शक्तियों से हम क्या काम करते हैं, या हमें इन तीन शक्तियों से और आगे 8 शक्तियां प्राप्त होती हैं।
फिजिकल स्ट्रेंथ प्राप्त होती है, क्योंकि जब तक हमें अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तब तक हम कार्य नहीं कर पाएंगे, कुशलता से अपने कार्य को अंजाम नहीं दे पाएंगे। मानसिक शक्ति चाहिए हमें, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए मनुष्य को, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल कंजर्वेशन ऑफ मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने अर्थ का सदुपयोग करना चाहिए, अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। ये पुरुषार्थ चतुष्टय का धर्म अर्थ दूसरा आयाम है, और इसका कंजर्वेशन और इसको सही ढंग से रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि बुरे समय में धन ही काम आता है। हम कई बार इस फिलॉसफी में आ जाते हैं कि धन का क्या करना है। भाई धन का बहुत कुछ करना है। धन का हमें विलासिता के लिए यूज नहीं करना, लेकिन एक वैभवपूर्ण जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है। धन एक सोर्स है, धन एक स्ट्रेंथ है, धन एक शक्ति है। उसका हमें कंजर्वेशन भी करना चाहिए और सदुपयोग भी करना चाहिए। उसको नियमित रूप से इन्वेस्ट भी करना चाहिए, और उसको जो है हमें चैरिटी में भी लगाना चाहिए। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो बचे उसको हमें दान में भी देना चाहिए। प्रबंधकीय कौशल, मैनेजरियल एक्यूमेन हमारे अंदर होना चाहिए। ये भी एक प्रकार की शक्ति है, व्यवस्था बुद्धि जिसे कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, संगठनात्मक शक्ति, जिसे नेटवर्किंग एंड फ्रेंड्स के सहारे हम बढ़ा सकते हैं। गरिमा और प्रसिद्धि, यश मनुष्य के अच्छे कर्मों से उसको प्राप्त और अर्जित करता है। साहस और शौर्य, शरीर का शौर्य और मन का साहस दोनों ही हमें जरूरी हैं अपने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, प्रगति और उन्नति करने के लिए। सत्यनिष्ठ और ईमानदार होना, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, डूइंग द राइट थिंग्स। ऑनेस्टी मतलब हर क्षेत्र में ईमानदार होना, कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिसमें हम ईमानदारी ना रखते हों। ये जो 8 शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, इनको मैं मां दुर्गा की अष्टभुजाओं के रूप में देखता हूं। शारीरिक शक्ति के बारे में गीता में योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि इसको प्राप्त करने के लिए युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो युक्त आहार और विहार से, आहार मतलब भोजन और विहार मतलब आपका इकोसिस्टम, जो आप बाहर आपने बनाया हुआ। इकोसिस्टम कैसे बनता है? इकोसिस्टम हमारे थॉट प्रोसेस से बनता है। थॉट को हम कैसे देखते हैं? योग और साइकोलॉजी की लैंग्वेज में थॉट का मतलब होता है मेंटो इमोशनल वाइब्रेशंस। आपके मानसिक और बुद्धि, मन और बुद्धि के ओवरटोन होने से, मन और बुद्धि के मिलने से जो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं उसे हम विचार कहते हैं। तो युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। के यानी कि युग अच्छा भोजन करने से, पौष्टिक भोजन करने से और पौष्टिक वातावरण में रहने से, और मन की अनेक अवस्थाएं हैं जिनका जिक्र हम आगे करेंगे, स्वप्न और बोध अवस्थाओं के योग से सारे दुख जो है वो दूर हो जाते हैं। और मन के संबंध में योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि उद्धेर आत्मान माव अवसादयेत, यानी मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु है। तो मैंने कहा कि इन 8 शक्तियों को हम मां दुर्गा की 8 भुजाओं के रूप में देखते हैं। मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं के बारे में विवेकपूर्ण बुद्धि से सोचना, जैसा कि हमने ऊपर बात कही कि मन और बुद्धि का ओवरटोन। तो विवेकपूर्ण बुद्धि हमें चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि वे कितनी यथार्थ और कितनी उपयोगी हैं। आचार्य श्री राम शर्मा, मेरे गुरुदेव, कहते हैं कि कहीं उन्होंने हमें भुलावे में तो नहीं डाल रखा है कि वे हमें जीवन के सही रास्ते पर ले जा रही हैं या हमें पथ भ्रष्ट कर रही हैं। मनुष्य जीवन में सीखता है अपने फेल्योर्स, अपनी असफलताओं से जितना सीखता है उतना वह अपनी सफलताओं से नहीं सीखता, क्योंकि जब वह असफल होता है तो उस असफलता के बीच में कहीं उसको अपने
चरित्र निर्माण का एक एक साधन मिलता है, चरित्र निर्माण का एक अवसर मिलता है कि जहां वह पुनः उठकर अपनी सफलता की ओर आगे चल सकता है। तो आचार्य श्री राम शर्मा जी के शब्दों में असफलता क्या है? असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। तो अर्थात यदि हम अपने पूरे मनोयोग से सफलता की ओर प्रयास करें, एफर्ट्स करें, तो निश्चित रूप से हम सफलता को प्राप्त कर लेंगे। आगे चलते हैं तो गुरुदेव ने अपने बताया है, अपने साहित्य में उन्होंने अपनी लेखनी से लिखा है, उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए क्या क्या आवश्यक गुण हैं। उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए 4 गुण बहुत जरूरी हैं: समझदारी, ईमानदारी, बहादुरी और जिम्मेदारी। समझदारी, प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या है? समझदारी अपने जीवन के अंदर विवेकपूर्ण निर्णय लेना, ईमानदारी से कार्य करना, करेज, बहादुरी से सारे चैलेंजेस को फेस करना, और जिम्मेदारी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मनुष्य के, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट गुण है जो मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए जरूरी है। अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाना। अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाने का तात्पर्य है कि हम अपने निर्णयों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। ये एहसास हमें होना चाहिए, चाहे हम सफल हो रहे हैं, चाहे हम असफल हो रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हम सफल हो जाते हैं तो हम स्वयं ही को ही जिम्मेदार मानते हैं और स्वयं को ही उसके लिए उपहार दे देते हैं, स्वयं को ही स्वयं के लिए ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचते। परंतु यदि हम फेल हो जाते हैं तो उस वक्त मुझे छोड़कर, हमें छोड़कर पूरी कायनात, पूरा घर, पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश, सब उसके लिए जिम्मेदार है, मेरी फेलियर के लिए। मैं आईएएस के इंटरव्यू में उस दिन इसलिए असफल हो गया क्योंकि मेरे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा था, मेरे पड़ोसी के घर में जो है रथ जगह चल रहा था, बहुत तेज माइक चल रहा था। मेरे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा था, उन्होंने अपने बच्चे का एक जन्मदिन मना रहे थे, बहुत शोर शराबा हो रहा था, मैं अपने कंसंट्रेट नहीं कर पाया, इसलिए मैं फेल हो गया। तो पूरा इकोसिस्टम जिम्मेदार है मेरी फेलियर के लिए, पड़ोसी जिम्मेदार है और मेरे घर वाले जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने पड़ोसी से जाके बात नहीं करी या मुझे ऐसा वातावरण नहीं दिलवाया जिससे कि मैं पढ़ सकूं, और अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए मैं कतराता हूं। तो जीवन की पूर्णता के 4 सूत्र हैं जो हमें पात्रता विकास में सहयोग करते हैं। पहला सूत्र है साधना, दूसरा सूत्र है स्वाध्याय, तीसरा सूत्र है संयम, सेल्फ कंट्रोल, और चौथा सूत्र है सेवा। प्रैक्टिस, साधना, हमने सबसे पहले जो हमारा पॉइंट था, जहां पे हमने शुरू किया था, वहीं से जीवन साधना से शुरू किया था। तो साधना क्या है? साधना के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधः। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से साधना करने से हमें सफलता प्राप्त होती है। तो अभ्यास और वैराग्य क्या है? अभ्यास जो है वो निरंतर प्रैक्टिस करना, और वैराग्य क्या? डिटैचमेंट, यानी उसके परिणाम से अपने आप को दूर रखना। योगेश्वर कृष्ण ने गीता में इसी बात को अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि तू अपनी सफलता को प्राप्त कर लेगा, अपने मन को वश में करने के लिए तुझे क्या करना चाहिए? निरंतर अभ्यास करना चाहिए और वैराग्य रखना चाहिए। वैराग्य रखना चाहिए इंद्रियों से डिटैच होके। यदि तुम अभ्यास करोगे तो मन तुम्हारा कंट्रोल हो सकता है, और मन यदि तुम्हारा कंट्रोल हो जाएगा तो तुम अपनी लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर लोगे। प्रभावशाली जीवन के 4 स्तंभ बताए हैं आचार्य श्री ने। पहला स्तंभ है इंद्रिय संयम, कंट्रोल ऑफ सेंसेस। दूसरा है विचार संयम,
तीसरा है समय संयम और चौथा है अर्थ संयम। इंद्रिय संयम पात्रता विकास में क्यों जरूरी है, क्यों इसकी आवश्यकता है, इसके बारे में आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य कहते हैं कि इंद्रिय वशवर्ती चतुरंगवान अपि विनश्यति। ये वो है, अगर हमारी सेंसेस में कंट्रोल नहीं है तो ये वो पार्ट है उस जो हमने पहले स्लाइड देखी थी उसमें जो हमें ड्रैग कर रहा है, जो हमें रेजिस्टेंस प्रतिरोध बढ़ा रहा है। कौन प्रतिरोध बढ़ा रहा है? इंद्रिय वशवर्ती, इंद्रिय संयम ना होना। इंद्रिय वशवर्ती चतुरंगवान अपि विनश्यति। चतुरंगवान मतलब वो राजा जिसकी सेना के चारों अंग पूर्णतया विकसित हैं, पूर्णतया डेवलप्ड हैं। कौन कौन से चार अंग हैं? इन्फेंट्री, एलिफेंट्स, हॉर्सेज एंड कैमल्स। तो लड़ाई के मैदान में इन चारों अंगों की जरूरत, ये पूरी तरह डेवलप है, परंतु उस राजा जो है वो इंद्रिय वशवर्ती है, इंद्रिय संयम नहीं रखता तो वह राजा भी विनाश की ओर जाएगा। आज इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम इसको देखें तो क्या चतुरंगवान कौन है? जिसके पास मैनेजरियल स्किल है, सब्जेक्ट नॉलेज एंड स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, पीपल स्किल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, परंतु वह व्यक्ति इंद्रियों के वश में है। ऐसे मेरे यहाँ बहुत सारे मित्र बैठे हुए हैं जो पॉश एक्ट के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे यौवन और सौंदर्य प्रेमियों के मुकदमे के बारे में या उनके केसेस को हैंडल कर रहे होंगे, जो इंद्रिय संयम नहीं कर पाते। हमारे शास्त्रों में समय समय पर इंद्रिय संयम की महत्ता को समझाते हुए हर जगह पर, हर समय पर लिखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ। आगे का एक सूत्र है जो महर्षि आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के लिटरेचर में मिलता है, कामः क्रोधस्तथा मोहो लोभो मानो मदस्तथा षड्वर्ग मत्सृज देन मस्मिंस्तते कुते सुखी नरः। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार और मद, इन 6 बातों को छोड़ देना चाहिए, इसके त्याग से ही नर सुखी होता है। यही वो 6 कारण हैं जो हमें पतन की ओर ले जाते हैं, हमारे चरित्र का हनन करके हमें पतन की ओर ले जाते हैं, उत्थान से रोकते हैं। योगेश्वर कृष्ण ने इसको और ज्यादा व्यवस्थित ढंग से गीता में बताया है। कहते हैं कि इंद्रियों के साथ संबंध बनाए रखने से उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, उस आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से निर्णय लेने की क्षमता पर बादल छा जाते हैं। इट क्लाउड्स मेमोरी, रीजंस एंड इंटेलेक्ट। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप देखिए आज किस तरीके से निर्णय नहीं लिया जाता है, लिंगरिंग की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रमित या मोहित हो जाए तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का ही नाश हो जाता है। तो हमें इसके ऊपर अपनी पात्रता विकास में ये देखना है कि वो कौन से कारण है जो मुझे उत्थान की तरफ ना ले जाकर मुझे पतन की ओर ले जा रहे हैं। अब बात करते हैं समय संयम की। समय संयम, समय क्या है? समय, टाइम मैनेजमेंट, इसके बारे में बहुत चर्चा रहती है, बड़ी हमें बहुत सारी वेबिनार्स और बहुत सारे समय समय पर जो है हम इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। समय सभी के पास 24 घंटा है, चाहे मैं हूं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हैं, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, चाहे मेरी सोसाइटी के बाहर खड़ा हुआ गार्ड है, सबके पास 24 घंटे हैं। लेकिन कैसे मैं उन 24 घंटों को 24 अपने समय का प्रायोरिटाइजेशन करता हूं, कैसे उसको मैं मैनेज करता हूं। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का एक सूत्र है जिसमें वो कहते हैं कि कार्यांतरे दीर्घ सूत्रता न कर्तव्या। कार्यांतरे अर्थात कार्यों के बीच में दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, कार्य को आगे बढ़ाना, न कर्तव्य। ये किसी व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है कि वह उसको कार्य के अंदर विलंब करे
या दीर्घ सूत्रता करे या प्रोक्रेस्टिनेट करे। आगे कहते हैं कि ऐसा करने से क्या होता है, तो आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य कहते हैं कालातिक्रमात् कालः एव कार्यम पिबति। कार्यों के बीच में विलंब करने से काल समय स्वयं ही उस कार्य को पी जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर यदि कार्य समय पे ना किया जाए और कार्य समय के बाद किया जाए तो उससे मिलने वाला जो रस है, उसका जो परिणाम है, वो उतना मजा, उतना आनंद नहीं देता है जितना वह आनंद तब देता जब उसको समय पर कर लिया जाता। तो इसलिए कहा गया है कि आरंभे प्रारब्धानाम च समापने यो न विलंबते साव अदीर्घ सूत्र। अदीर्घ सूत्र है मतलब डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ माई प्रोग्रेस एंड माई डेवलपमेंट। विचार संयम। विचार संयम के बारे में पहला सूत्र महर्षि पतंजलि ने कहा है कि मन की 5 वृत्तियां हैं। मन की 5 क्या वृत्तियां हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृत्य है। प्रमाण यानी कि राइट नॉलेज, करेक्ट नॉलेज। विपर्य यानी रॉन्ग, इनकरेक्ट नॉलेज। विकल्प इमेजिनेशन, निद्रा स्लीप और स्मृति मेमोरी। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये 5 वृत्तियां मन के 5 रहस्य हैं। यदि मनुष्य इन रहस्यों को समझ जाए तो इन मन की 5 संभावनाओं को जन्म देते हैं। किस तरीके से इसको हम समझेंगे और किस तरीके से हम इसको रहस्य को समझकर 5 संभावनाओं को तलाशेंगे, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि विकल्प के बारे में कहते हैं। विकल्प मीन्स इमेजिनेशन के बारे में बताते हैं। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। यानी शब्द के बाद इमेजिन करने की जो हमारी टेंडेंसी है या जो वृत्ति है, वह वस्तु, वो रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ कल्पना है। परंतु इस कल्पना के अंदर क्या रहस्य छुपा हुआ है, इसको जानने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक शाम का समय था, सूर्यास्त होने वाला था और 2 बच्चे अपनी माता पिता के साथ पिकनिक मनाने एक पार्क में गए हुए थे और वहां पार्क में वो बैठे हुए बच्चे खेल रहे थे। माता पिता अपने गपशप में तल्लीन हो गए और बच्चे जो हैं वो खेलते खेलते पेड़ के ऊपर चढ़ गए। पेड़ के ऊपर चढ़ गए तो उसी समय अचानक जो है तेज एकदम काले बादल छा गए और बारिश होने लगी, तेज हवाएं चलने लगी, तूफान जैसी स्थिति पैदा हो गई। तो उस अवस्था में माता पिता का घबरा जाना निश्चित था और उन्होंने उस घबराहट के अंदर उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे उनके एक पेड़ की डाली पर बैठे हुए हैं और किसी भी क्षण इतनी तेज हवाएं हैं कि वो गिर सकते हैं। तो एक माँ ने अपने बच्चे को इंस्ट्रक्शन दी, पकड़े रहना, और दूसरी माँ ने अपने बच्चे को इंस्ट्रक्शन दी, गिरना मत। एकदम एक आवाज आई धम से और एक बच्चा डाल से नीचे गिर गया था। देखा जाके तो वो कौन सा बच्चा गिरा था? वो बच्चा था जिसकी माँ ने ये इंस्ट्रक्शन दी थी, गिरना मत। तो गिरना मत कैसे आया? शब्द ज्ञानानुपाति। शब्द सुनकर हमने विकल्प की ओर चले गए, शब्द सुन के हमने कल्पना करी। उस बच्चे ने गिरना शब्द सुना और वो गिरने की कल्पना से गिर गया। तो वो जो विकल्प था वो रियलिटी बन गई। तो इसमें आप देखिए कितना रहस्य, कितना ये संभावनाएं हैं कि यदि हम इसको निश्चित रूप से इसको हम ढाल सकें, इसको हम चेंज कर सकें, तो ये विकल्प जो है हमारे लिए विधेयात्मक चिंतन से हमारे लिए अनेक प्रकार की भविष्य की संभावना, उज्जवल भविष्य की अनेक संभावनाओं को खोल देता है। गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में योगेश्वर कृष्ण ने इसी अव्यक्त के बारे में चित्रण किया है। क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तः असक्तः चेतसम्
अव्यक्त ही गति दुख देह वद्भिः अव्यक्ते। जिनके मन अव्यक्त से जुड़े हैं, अव्यक्त मतलब कल्पना से जुड़े हैं, जो अव्यक्त है, जो व्यक्त नहीं हुआ है, उनके लिए प्राप्ति का मार्ग क्लेशों से भरा है, क्योंकि वो कल्पना की डोर पे बैठे हुए हैं। यदि कल्पना विधेयात्मक नहीं है तो क्लेश से वातावरण भर, क्लेश से उनका मार्ग भर जाएगा। अव्यक्त की उपासना देहधारियों के लिए कठिन होती है, क्योंकि आप इमेजिनेशन करते हैं शब्द को सुन के। तो शब्द, अगर आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, शब्द को, जैसे मैंने आपको बताया, शब्द कहां से पैदा होते हैं? शब्द हमारे विचारों से पैदा होते हैं। और विचार क्या है? विचार हमारे वो वाइब्रेशंस हैं जो मेंटो इमोशनल वाइब्रेशंस, मन और बुद्धि के ओवरटोन से। यहाँ ओवरटोन को थोड़ा समझ लेते हैं। शब्द जो है, इसका मुझे कोई पर्याय शब्द नहीं मिल रहा है, पर इसका मतलब यह है कि जैसे भगवान शंकर के डमरू की धुन में कृष्ण की बांसुरी का स्वर मिलने से जो नाद पैदा होता है, तो इसी तरह से मन की वृत्तियों पे कंट्रोल करके और बुद्धि के साथ अगर उसका समावेश हो जाए तो ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रादुर्भाव वो स्थिति पैदा कर सकता है। तो आगे कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानते हुए, यानी उस अव्यक्त को, उस कल्पना को, किस कल्पना को? कृष्ण कौन है? हम भगवान को किस तरह से देखते हैं? भगवान क्या है? भगवान इज द सेट ऑफ वर्च्यूज। विधेयात्मक चिंतन ही भगवान है। तो यदि हम विधेयात्मक चिंतन करते हुए उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, मैं इसको बता दूं कि अगर हम विधेयात्मक चिंतन करें और हम अपने सभी कार्यों को समर्पित करते चलें, समर्पित करने का मतलब क्या हुआ? कि उनके परिणाम के प्रति आसक्ति ना रखें। तो केशव कहते हैं कि मैं ऐसे भक्त को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, यानी जन्म मृत्यु के सागर से निकाल देता हूं, लेकिन इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसका मतलब क्या है? इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से उन 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 दुर्लभ समझे जाने वाले कार्यों को, या उन असंभव से समझे जाने वाले कार्यों को भी प्राप्त कर सकता है। तो एक चेतना के साथ हमें जुड़ना होगा, उस कल्पना को हमें समझना होगा। इस कोटेशन ने, इस चित्र ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया और मैंने इसको यहाँ सोचा कि आप लोगों के साथ इसको मैं बांटूं, इसको मैं देखूं। इसमें इस चित्र में कह रहे हैं कि नाभिषेको न संस्कार है सिंहस्य क्रियते वने। सिंहस्य जो है विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। शेर ने जो है किसी को भी, शेर को कभी भी जो है संस्कारित करके या तिलक करके उसको वहां नहीं बिठाया जाता। शेर जंगल का राजा है, लेकिन शेर से भी बहुत बड़े बड़े जानवर जंगल में मौजूद हैं, परंतु शेर जंगल का राजा क्यों है? शेर ना तो बहुत लंबा है, जिराफ उससे लंबा है, हाथी उससे कहीं वॉल्यूम में बड़ा शक्तिशाली जानवर है, गेंडा भी शायद शेर से बड़ा है आकार में और शक्तिशाली भी है, परंतु शेर जंगल का राजा। अगर हम चतुरता की बात करें तो शायद लोमड़ी और भेड़िया ज्यादा क्लेवर है शेर से, और यदि हम फुर्तीलेपन की बात करें तो चीता नंबर ले जाता है, परंतु शेर फिर भी जंगल का राजा है। उतने गुण ना होने के बावजूद भी महर्षि कणाद ने इतने गुण बताए, महर्षि चाणक्य ने इतने गुण बताए, आचार्य श्री राम शर्मा जी ने इतने गुण बताए, परंतु इन कुछ गुणों के अभाव के बाद भी शेर जंगल का राजा है। शेर से पूछा कि भाई आप जंगल के राजा क्यों हैं? बड़ा सीधा सा, बड़ा साधारण सा शेर ने उत्तर दिया, मैं समझता हूं कि मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। दृष्टिकोण, अपने प्रति दृष्टिकोण, मैं अपने आप को क्या समझता हूं, एक लिमिटिंग बिलीफ में नहीं जीता हूं, मैं समझता हूं कि मैं राजा हूं तो मैं राजा हूं। ये अभी एक कुछ दिन पहले ही एक न्यूज पेपर में आई थी जिसमें नाडिया नदीम का जिक्र था। इसमें इन्होंने बचपन में ही इनको अफगानिस्तानियों के द्वारा भगा दिया गया था, एक ट्रक में बैठ के इन्होंने अपनी जान बचाई, और अब ये डेनमार्क में हैं और लगभग 200 गोल इनके शीर्ष पर हैं जो इन्होंने दागे हैं। डेनिश नेशनल टीम में 99 बार खेल चुकी हैं, 11 लैंग्वेजेस ये बोलती हैं, और फोर्ब्स की लिस्ट में मोस्ट पावरफुल वीमेन ऑफ द इंटरनेशनल स्पोर्ट इनका नाम आता है। और ये कैसे कि क्या पात्रता का विकास इनमें हुआ, इतनी सारी
इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स के बाद भी ये इस माह तक पहुंच पाए। तो ये एक विचार है, आपको सोचना है इसके बारे में, पात्रता के विकास के बारे में। तो आचार्य श्री राम शर्मा जी ने आगे लिखा है कि सुखी जीवन के 2 ही सूत्र हैं, आवश्यकताएं कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बैठाएं। एक और सिद्धांत है लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स, इसके बारे में भी यहाँ जिक्र करना जरूरी है। शेर जो है जितना भी शिकार करता है उसमें सिर्फ 25% ही ऐसे चांसेस होते हैं जब वो सफल होता है, यानी कि 75% शेर अपनी हंटिंग एफर्ट्स में फेल होता है। हाफ ऑफ द एग्स ऑफ फिशेज आर ईटन, यानी खत्म हो जाते हैं। हाफ ऑफ द बेबी बियर्स डाई बिफोर प्यूबर्टी। Most of the world's rains fall in the ocean and most of the seeds of trees are eaten by the birds. प्रकृति के अन्य जीव सफलता और असफलता को कैसे देखते हैं? उनके एफर्ट्स कभी कम नहीं होते, वो कभी अल्कोहल और ड्रग्स की तरफ नहीं जाते, उनके चरित्र में कोई पतन नहीं होता इस असफलता से, क्योंकि वो इसको एक नियति, एक प्रारब्ध मानते हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो लैक ऑफ सक्सेस, जब उसको सफलता नहीं मिलती तो वह ट्राई करना छोड़ देता है, ही स्टॉप्स ट्राइंग। तो सक्सेस, सफलता जो है हमें कैसे प्राप्त होती है? पात्रता का विकास। और हमें कैसे करना चाहिए? हमें हर स्टेज के ऊपर निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे 3 फोल्ड मेथड है कैपेसिटी बिल्डिंग का। एब्सॉर्बिंग द डिवाइन एनर्जी, दैवीय ऊर्जा को एब्सॉर्ब करना, शक्ति प्राप्त करना अर्थात उपासना करना, दैवीय गुणों को सस्टेन करना, साधना, निरंतर अभ्यास और वैराग्य से, उस सेल्फ रेस्ट्रेन की प्रैक्टिस करने से उन वर्च्यूज को एक्वायर करना अर्थात साधना करना, और अंत में उसे समय दान, श्रम दान, धन दान, विद्या दान के द्वारा सोसाइटी को वापस कर देना अर्थात आराधना। इस मेथड से हम अपनी पात्रता का विकास कर सकते हैं और आत्म प्रयास, आत्म संयम, आत्मनिर्भरता और आत्मसमर्पण, आत्मज्ञान के साथ ये 5 फोल्ड मेथड्स हैं हमारे, जो हमारी पात्रता के विकास में हमारा सहयोग करते हैं। संदर्भ ग्रंथों की सूची में मैंने इस पीपीटी को बनाने के लिए, इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए गुरुदेव द्वारा रचित और अन्य कुछ पुस्तकों का लाभ लिया है। व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधनाएं वांग में 20 और 18 वांग में डॉक्टर प्रणव पंड्या जी द्वारा एडिटेड अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र और आचार्य चाणक्य के कौटिल्य अर्थशास्त्र से कुछ सूत्रों का लिया गया है। इतः पूर्व प्राण बुद्धि देह धर्माधिकार तो जागृत स्वप्न सुसुप्तावस्थासु मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ गुरुदेव को समर्पित है और उन सभी के प्रति कृतज्ञता है जिन्होंने हमें सिखाया, जिन्होंने हमें सहयोग दिया, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, और आपके सवालों के लिए भी मैं कृतज्ञ हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रश्नकाल, आपका स्वागत है प्रश्नकाल में। धन्यवाद आदरणीय मनोज शर्मा जी। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा सर आपका। और अभी जो कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं चैट में, एक हमारे आर के कालरा साहब ने एक्सेलेंट एक्सपोजिशन ऑफ द टॉपिक कहा है, और श्री आर के गुप्ता साहब ने कहा है कि एक्सेलेंट शेयरिंग ऑफ थॉट्स बाय लर्नेड पर्सन, वेरी इफेक्टिव इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो ये रियली जो अप्रिसिएशन अभी आए हैं चैट में, वास्तव में ये बहुत प्रैक्टिकल है। और हम देखें अगर कि 60-65 मिनट की प्रेजेंटेशन में जो चीज़ें आपने कवर किया, मोटी मोटा अगर उसको समराइज किया जाए, तो स्टार्टिंग आपने किया है कि जो कुछ भी रिसोर्सेस ह्यूमन के पास है, हमारे पास है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, एक सिस्टमेटिक उपयोग कैसे किया जाए, और उससे आगे जब चलते हैं कि जब हम उसका मैनेजमेंट शुरू करते हैं तो टफ सिचुएशन आती हैं, स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस के लिए भी आपने कि हाउ टू
मैनेज स्ट्रेस, ये हमारे रास्ते में पड़ता है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी आपने सोल्यूशन दिया कि उसको सिस्टमेटिक अप्रोच और सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, तो ये 2-3 चीजें आपने बहुत ही बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन किया। और फिर उससे अगर एक कदम और आगे चलते हैं तो स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे किया जाए, उसमें आपने जो बताया कि परंपराओं की जगह अगर हम विवेक को स्थान दें और इस पर आपने जोर दिया तो वो लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाती है। और स्ट्रेस फ्री के लिए क्या करना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटी, इसको आपने बहुत बढ़िया लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी किया। जो हमारे परिस्थितियां आती हैं, एडवर्सिटीज आती हैं, उसको अवसर में कैसे बदला जाए। और बदलने के लिए फिर आपने बताया कि संसार में जो सारी समस्याएं आ रही हैं, इसके लिए फिर आत्मज्ञान में जाना पड़ेगा। और आत्मज्ञान पर भी आपने पूरा चर्चा किया कि संसार की उथल पुथल के दूर करने के लिए फिर हमको मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब चीजों पर जाना पड़ेगा और एक एक करके परिस्थितियों की समीक्षा और फिर आत्म समीक्षा और फिर उसका सलूशन निकालना। और इन सब के साथ में अंततः जो आपने आत्मिकी और आत्म भौतिकी के बारे में डिटेल बताया, तो मानवीय गुणों के ऊपर काफी चर्चा आपने किया, इसके माध्यम से भी, ढेर सारे कथानक के माध्यम से भी, और अष्टभुजी दुर्गा के 8 बलों के बारे में भी आपने एक्सप्लेन किया। फिर अगर हम चतुरंगली सेना में लें तो 4 वर्चस्व, ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को आपने एक्सप्लेन किया। और 4 जो जीवन की क्रिया पद्धति हमारी है, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, उसके साथ में चारों संयम को आपने एक्सप्लेन किया। मन की 5 वृत्तियों को एक्सप्लेन किया आपने, और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप करके जो कैपेसिटी बिल्डिंग का आज का जो टॉपिक था कि हमारी पात्रता का विकास कैसे हो, इस पर अपने अनुभवों को आपने साझा किया। प्रश्नों का भी अच्छा उत्तर दिया आपने, काफी संतोषजनक। तो इसलिए हम हृदय से, अपने अंतःकरण से आपको ढेर सारी बधाई भी देते हैं और सारे पार्टिसिपेंट की तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह का मोटिवेशन आप समय समय पर हम सबका करते रहें और मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे, इससे हम लाभान्वित होते रहेंगे। और जो ये चैनल हमारा चल रहा है, इस पर भी प्राउड फील करते रहेंगे और इसमें क्रमिक सुधार और क्रमिक विकास दोनों होता जा रहा है। इस तरह से हम बहुत ही जल्दी अपने 1 साल की यात्रा को भी पूरा कर पाएंगे। थैंक यू। इसी के साथ में हम चाहेंगे कि आज के विचार मैंने सिंह साहब, मैंने एक शर्मा जी, मैंने एक लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में। यदि आप चाहें तो उसको क्लिक करके अपने विचार जो है वहां पर व्यक्त कर सकते हैं, वो मुझे प्राप्त हो जाएंगे। आप सभी के कोई प्रश्न भी हो तो भी, और कोई विचार हो तो भी, कोई क्रिटिसिज्म हो, कोई क्रिटिक्स हो तो भी आप उसमें कर सकते हैं। धन्यवाद आदरणीय आशीष सिंह साहब, और धन्यवाद आदरणीय मनोज शर्मा साहब, आपने समय निकाल कर अपना आपका दिया। बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि हम अपना एक विचार के साथ में बाद में शांति पाठ 3 बार ओम के साथ करते हैं, उस वक्त में सब लोग अनम्यूट कर लेते हैं ताकि हमारी आवाज ब्रह्मांड तक पहुंचे। आज का विचार है, शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं, पर महान होने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं, पर महान होने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। बहुत सुंदर। उठो और जोश के साथ, उठो और जोश के साथ इस नए दिन की नई शुरुआत करो। उठो और जोश के साथ इस नए दिन की नई शुरुआत करो। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, और जिन किसी का वीडियो ऑफ है तो वो भी ऑन कर लीजिएगा।
शांति 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 ओम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा